क्या है ऐसा जो आपको डेथ ऑफ पार्टनर में स्पेशली याद रखना चाहिए जब आप डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस करेंगे? डेथ ऑफ पार्टनर्स में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% गारंटीड है, और वो कहाँ से होगा इसका भी ज्ञान आप लोगों को ऑलरेडी है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सिंपल पेपर्स देखे हैं। देखिए इसमें एक तो प्रॉफिट कैलकुलेशन और दूसरा गुडविल ट्रीटमेंट, ये 2 एरियाज मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। अब गुडविल ट्रीटमेंट तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जो रिटायरमेंट में है, वही डेथ ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ख्याल रखना प्रॉफिट कैलकुलेशन 3 तरीके से हो सकता है। एक टाइम बेसिस के अंदर आपको 2 मिलेंगे, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज बेस, एवरेज प्रॉफिट एज बेस, लास्ट फ्यू ईयर्स का कुछ एवरेज बेस लेने को बोलेंगे आप। दूसरा सेल्स बेसिस, और तीसरा एक्चुअल प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्चुअल प्रॉफिट गिवन रहता है। अगर मैं बात करूं टाइम बेसिस की, तो टाइम बेसिस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरवेनिंग पीरियड यानी सर्वाइवल पीरियड। क्या करना, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या उठाओगे, डेट ऑफ डेथ अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में, और जहां से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जहां से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, से कहां तक, डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहां तक का आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। उसे बोलते हैं सर्वाइवल पीरियड या इंटरवेनिंग पीरियड। अब अगर टाइम बेसिस में आपको बोला है कि प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट टू बी टेकन एज बेस, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट टू बी टेकन एज बेस, तो कुछ मत करना, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला लगाना, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट रखना यानी प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ये सब चीजें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये क्विक रिवीजन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 3 मार्क्स का प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट गिवन हो वो रख ले, सर्वाइवल पीरियड से इनटू कर ले, यानी यहां से जो टाइम पीरियड मिलेगा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 146 डेज, 73 डेज, कुछ भी मिलता है, सर्वाइवल पीरियड से उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद उसका शेयर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर, इससे आ जाएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर आपको सिंपल सी एक एंट्री पास करनी। क्या एंट्री पास करनी बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री होगी। सस्पेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फोरकास्टेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। इस तरह से जो अमाउंट्स आएंगे वो आप फिल कर दीजिएगा यहाँ पर, ये एंट्री बनेगी। सस्पेंस का मतलब है फोरकास्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो रहा। अगर आप टाइम बेसिस में आपको कहें एवरेज प्रॉफिट टू बी टेकन एज बेस, एवरेज प्रॉफिट, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, जादू देखिए, जादू। प्रीवियस ईयर की जगह आपको सबमिट करना है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अगर उसमें ऑलरेडी कोई लॉस है तो उसे माइनस कर लीजिए, और जो टोटल आएगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। अगर 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करें। एवरेज निकालना बहुत आसान होता है।
इनटू सर्वाइवल पीरियड, जो यहाँ से आएगा, मान लीजिए आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और उसकी डेट सपोज 1 सितंबर को हुई है। आप काउंट करिए अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल, नवंबर, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1 है इसलिए मत गिनना। ये गलती मत करना, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। 1 सितंबर है, सितंबर को भी काउंट करते हैं, वो गिनते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बोलते हैं 6 मंथ्स। बेटा अगर कोई मंथ की पहली तारीख दी है तो वहां तक जा रहे हो तो उस मंथ को मत गिनना, लेकिन वहां से गिन रहे हो तो उस मंथ को गिनना। तो इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना सर्वाइवल पीरियड है, वो यहाँ पर आ जाएगा 5/12। एवरेज प्रॉफिट जो भी तुम निकालोगे और हिज शेयर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, एंट्री दोबारा यही बन जाएगी P&L सस्पेंस। और अगर सेल्स बेसिस बोलते हैं तो मैं 2500 बार आपको बता भी चुका हूँ, ये तो रिवीजन वीडियो है। कभी आपका मन करे बहुत डिटेल में देखना है तो डेथ ऑफ पार्टनर के पुराने वीडियोस मैं आपके साथ एक बार फिर लिंक और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शेयर करूँगा। आप टाइटल से सर्च करना डेथ ऑफ पार्टनर, आपको मिलेगा बाकायदा उसमें। सेल्स बेसिस बोलेंगे अगर कि हमको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे निकालना है तो आपको 1 2 3 इंफॉर्मेशन कंपल्सरीली दी होगी क्वेश्चन में। क्या होगी 1 2 3 इंफॉर्मेशन? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट गिवन होगा कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, प्रीवियस ईयर्स सेल्स आपको गिवन होगी, और तीसरी चीज दी होगी सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इन करंट ईयर, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसको हम सर्वाइवल पीरियड बोल रहे हैं, यानी सर्वाइवल पीरियड की सेल्स दी होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इस सेल्स बेसिस मेथड को हम यूज करते हैं तो ये जो सेल्स हमें गिवन होती है ऑलरेडी सर्वाइवल पीरियड की होती है, उन 5 महीनों की या 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9 जो भी महीने हो उनकी सेल्स गिवन होती है। तो हमें फॉर्मूले में दोबारा सर्वाइवल पीरियड यूज नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, ये नोट कर लो, अपनी नोटबुक निकालो, अब भी लिखो, इसी वक्त लिखो। अगर सेल्स बेसिस यूज कर रहे हो तो फॉर्मूले में सर्वाइवल पीरियड मत लेना, क्योंकि जो सेल्स तुम्हें गिवन होगी वो ऑलरेडी वहीं तक की होगी। स्वाभाविक है, आगे की सेल तुम्हें कोई फ्यूचर की दे नहीं सकता अभी से। तो क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ये ऐसे लगा देना डिनोमिनेटर, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर्स सेल्स, राइट? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर्स सेल्स इनटू करंट पीरियड सेल, यानी जो करंट पीरियड सर्वाइवल पीरियड वाली सेल है, करंट पीरियड सेल मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर डायरेक्टली। फॉर्मूले तीनों एक साथ रख के देखना, एक फर्क पाओगे, एक अंतर पाओगे। अंतर है सर्वाइवल पीरियड का, यहां पर तुम्हें 5/12 करने की जरूरत नहीं है, एंट्री दोबारा यही बनेगी। और आखिरी चीज, अगर एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है क्वेश्चन वाला खुद ही, एग्जामिनर आपको खुद ही 5 महीनों का प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करके दे रहा है, ना तो बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट, ना बोल रहा है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ना बोल रहा है सेल्स ईयर्स प्रॉफिट, वो बोल रहा है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू दिस मच, यानी उन्होंने वहां जिस दिन उसकी डेथ हुई है बुक्स को क्लोज किया है, क्लोज करके एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो फिर हमें सिर्फ ये वर्ड हटा देना है, P&L सस्पेंस की जगह यहां पर आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कब यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? जब एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहता है टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्क क्या है? पहले था P&L सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब P&L अप्रोप्रिएशन आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जहां जहां भी फोरकास्टेड प्रॉफिट है
वहां पर आपके सामने एंट्रीज के लिए दो ऑप्शंस रहेंगे। फोरकास्टेड प्रॉफिट्स, फोरकास्टेड प्रॉफिट यानी क्या, या तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज बेस, ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट एज बेस, ठीक है, या फिर सेल्स एज बेस। इन तीनों कंडीशंस में फोरकास्टेड प्रॉफिट की बात साबित होती है। फोरकास्टेड मतलब लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, फोरकास्टेड मतलब एवरेज प्रॉफिट, फोरकास्टेड मतलब सेल्स बेस। इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जब ये कहें तो ख्याल रखना, आपको सिर्फ इतना देखना है। क्या देखना है, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं, बी की डेथ हो गई तो ए और सी बचे, ए और सी को रिमेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, अगर उनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो तुम P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर फोरकास्टेड प्रॉफिट का केस हो, चाहे ये हो, ये हो या ये हो, कुछ भी हो, अगर ये तीनों में से कोई एक केस है और रेशियो नहीं बदल रहा तो P&L सस्पेंस। ये सबसे बड़ी गलती है जो आमतौर पे 10 में से 8 बच्चे करते हैं। आपको ध्यान रखना है, लिखना है नोटबुक में। रेशियो बदल नहीं रहा तो हम P&L सस्पेंस लिखें, और अगर रेशियो बदल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, अगर बदल रहा है, उन्होंने कहा कि हम हमारा रेशियो दूसरा रखेंगे, तो फिर बेटा P&L सस्पेंस यूज मत करना। P&L सस्पेंस गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। क्या करोगे फिर उस केस में, उस केस में ये एंट्री आपको एडजस्टमेंट एंट्री की तरह बनाना पड़ेगी, कॉम्पनसेशन एंट्री जैसी बनेगी। इसमें आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करोगे, जैसे गुडविल का करते हो वैसे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उस बंदे को क्रेडिट कर देना, बचे हुए लोगों को डेबिट कर देना गेनिंग रेशियो में। ये एक रामबाण है, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गया तो सब गया, ध्यान रखिए। सब आता है तुमको, लेकिन ये नहीं पता P&L सस्पेंस का यूज कब करना कब नहीं करना, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अब अपनी डायरी में लिखो, अरे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, मुझे पता है तुम BS पढ़ रहे हो, लेकिन आधा घंटा फिर भी चुराओ, इंपॉर्टेंट टिप्स फिर भी लिखो कि कब मैं P&L सस्पेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं, कब नहीं कर सकता। और एक्चुअल प्रॉफिट के केस में P&L अप्रोप्रिएशन, यानी 3 संभावनाएं हैं। एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। फोरकास्टेड है और रेशियो नहीं बदल रहा तो P&L सस्पेंस के थ्रू उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। और फोरकास्टेड प्रॉफिट है और रेशियो बदल रहा है तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो। उसकी कैपिटल अकाउंट में जाने के 3 रास्ते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट अगर एक्चुअल प्रॉफिट है तो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट अगर फोरकास्टेड प्रॉफिट है और रेशियो नहीं बदल रहा, और P&L सस्पेंस हट जाएगा जब रेशियो बदल रहा है। फोरकास्टेड प्रॉफिट है, रेशियो बदल रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखो, रिवाइंड करो, नोट्स बनाओ। और ये गलती आप कर दो अगर एग्जामिनेशन में तो फिर कोई बात ही नहीं है, सारे प्रयास बेकार। लेकिन मुझे विश्वास है आप नहीं करोगे। थैंक यू।